Students, so today we are going to start a fresh chapter. The name of the chapter is shown, database concepts. Now, first and foremost thing, क्या है ये database? किसको database कहते हैं? जरूरत क्या है database बनाने की? These are some of the questions that might have arise in your brains. पहली बात, suppose you all are familiar with programming, चाहे वो C हो, चाहे वो C++ हो, चाहे विजुअल बेसिक हो, चाहे जावा हो, कुछ भी, you all do have done certain sort of programming in your class 11. ठीक है? In class 11 जब भी प्रोग्रामिंग करते थे, you were asked to input certain data. प्रोग्रामिंग करते वक्त you were asked to input certain data. तुम कुछ डेटा पुट करते थे. Whenever you were inputting the data, ठीक है, द प्रोग्राम रैन स्मूथली, है ना, टू फाइंड द रिवर्स ऑफ ए नंबर, टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, टू फाइंड द चेक विदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट. ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम रन किए. आपने नंबर इनपुट दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, आपको इंफॉर्मेशन दिया. अब बताइए, वो डेटा जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नंबर आपने इनपुट किया, वो कब तक रहा कंप्यूटर? वो रहा तब तक जब तक कि वो प्रोग्राम रन कर रहा है, या फिर आपका कंप्यूटर ऑन है, रैम आपका फ्रेश है, तब तक. द मोमेंट यू आर गोइंग आउट ऑफ द प्रोग्राम और द मोमेंट यू आर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर, क्या हो रहा है? वो डेटा गायब हो जा रहा है, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है. आपको दोबारा फिर से सारा वैल्यूज एंटर करेंगे, तब जाके आपको प्रोग्राम रन करेगा. यही होता है ना प्रोग्राम में. अब आप बताइए, द सिचुएशन आप जरा सोचिए. एवरीबडी हैज टू पे सम फीस टू द स्कूल, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे ट्यूशन में हो, कहीं भी आप लोग सब फीस पे करते हैं. तो स्कूल में, कॉलेज में क्या करता है? वो सबका एंट्री करता है, कंप्यूटर में एंट्री करके आपको वो स्लिप निकाल के दे देता है. जस्ट इमेजिन स्कूल में भी ऐसा हो तो, जैसे हम कंप्यूटर ऑफ किए सारा डेटा चला गया तो क्या होगा? या जैसे हम प्रोग्राम से बाहर निकले सारा डेटा चला गया तो क्या होगा? बोले सर हम कंप्यूटर बंद ही नहीं करेंगे, हमेशा कंप्यूटर ऑन रहेगा. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा कंप्यूटर ऑन रहिए, लेकिन ड्यू टू ब्रेकडाउन, ड्यू टू एनी सर्टेन प्रॉब्लम्स, अगर बाई चांस कंप्यूटर बंद हो गया तो क्या होगा? गया सारा महीना, जो आदमी जो सारे हफ्ते जो पूरा साल भर पेमेंट देके गए, या कब पेमेंट दिया है, कितना देना है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे तो गया, कुछ भी तो नहीं बचा. अरे ठीक है, स्कूल का नहीं, चलो मान लो छोटा सा जगह है, कागज वगज कहीं पे लिख के रख लेंगे. बैंक में कितना कितना करोड़ करोड़ रुपया का वहां ट्रांजैक्शन होता है. लैक्स एंड लैक्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर. डेली आता है जाता है पैसा, आदमी इनपुट करता है, आउटपुट करता है. कितना सारा ट्रांजैक्शन, इतना सारा ट्रांजैक्शन कागज में लिखना संभव नहीं है, वो कंप्यूटर में ही फीड करना पड़ेगा. और कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, अगर बाई चांस कंप्यूटर बंद हो गया तो सारा डेटा चला जाएगा. सो हमको एक ऐसा सिचुएशन चाहिए व्हेन आई कैन स्टोर द डेटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर, इन द हार्ड डिस्क. आप जब डेटा डाल रहे थे C++ या विजुअल बेसिक या जावा में, उसको कहते हैं वेरिएबल, एंड दोज वेर स्टोर्ड वेयर? इन द रैम. रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी. जैसे आपने कंप्यूटर ऑफ किया, वो वोलेटाइल हो गया, उड़ गया, खत्म हो गया. लेकिन हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट मेमोरी. हार्ड डिस्क से डेटा नहीं उड़ेगा जब तक कि आप ना खुद उसको डिलीट करें, है ना. सो हमको भी ऐसा कोई कंसेप्ट चाहिए, ऐसा कोई टूल चाहिए जिसके थ्रू हम अपने डेटा को रैम में ना स्टोर करके डायरेक्टली हार्ड डिस्क में स्टोर करें. और हार्ड डिस्क में इस प्रकार स्टोर करें कि हम उसको इजीली कैलकुलेट करके या इजीली फाइंड कर सके, और वो सिक्योर्ड वे में मेरे हार्ड डिस्क में रहे, ताकि कोई उसको बाहर से छेड़खानी ना कर सके, उसके साथ कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके. यही तो है डेटाबेस. यहीं से मेरा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया कि हम क्या करेंगे. हम डेटाबेस एक ऐसा फाइल सिस्टम तैयार करेंगे वेयर ऑल द डेटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली इन द कंप्यूटर. और अगर परमानेंटली कंप्यूटर में रह सके तो हमको क्या फायदा है कि जब हमको मौका लगेगा हम कंप्यूटर से डेटा उठा के अपने काम में लगा सकें. करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस. तो व्हाट इज अ डेटाबेस? अगर डेफिनेशन पूछे इन एग्जाम, व्हाट इज अ डेटाबेस? Database is a collection of similar
डेटा ग्रुप्ड इन अ टेबल। फिर से बोलते हैं, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये बहुत सारे डेटा ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, या फिर कलेक्शन ऑफ ए लार्ज सिमिलर डेटा, लार्ज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा ग्रुप्ड इन ए टेबल। टेबल मतलब जैसे हम लोग समझते हैं ना, रोज एंड कॉलम्स होते हैं टेबल्स में, उस तरह जैसे आप लोग का वो रूटीन का टेबल होता है ना कि मंडे को ये, संडे को ऐसा टेबल जैसे बनाते हैं, रोज एंड कॉलम्स रहते हैं उसमें। सिमिलरली वैसे रोज एंड कॉलम्स मेरा ये डेटाबेस का टेबल रहता है। करेक्ट। चलिए अभी डेटाबेस बोलने के पहले इसका थोड़े से बारे में इसका इंट्रोडक्शन बोल देते हैं कि ऐसा तो शुरू, जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या हम लोग अभी जो देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जब मोजलीज पीरियोडिक टेबल, शुरुआत से पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं था, पहले दूसरे टाइप का था। धीरे 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 इवॉल्व होके हम लोग जो आज देख रहे हैं इस तरह का पीरियोडिक टेबल हम लोग को मिला है। करेक्ट। इसी प्रकार द सेम वे द डेटाबेस दैट वी आर यूजिंग टुडे, वी आर यूजिंग द रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस एट नाउ। रिलेशनल मॉडल क्या है सब बताएंगे। तो रिलेशनल मॉडल निकालने के बाद मेरा बहुत सारा दूसरा मॉडल सिस्टम आया, तब जाके मेरा ये रिलेशनल मॉडल को एक सक्सेस, एक रूप दिया गया। तो वो हम लोग रिलेशनल मॉडल के बारे में, सॉरी वो डेटाबेस के कंसेप्ट पार्ट बाय पार्ट हम लोग जाने। ठीक है। सबसे पहले जो आया वो था हमारा ये तीन लाइन में सबसे पहले क्या लिखे, लीनियर फाइल्स। फाइल हमने क्या किया, एक फाइल बनाया। फाइल का मतलब समझता है, फाइल का मतलब जो बोला हार्ड डिस्क में स्टोर होता फाइल। आप लोग डॉस पढ़े सबके सब। डॉस में क्या होता था कि हम लोग एक फाइल सीडी करके एक फाइल क्रिएट करते थे, उसमें कुछ ना कुछ लिखते थे। यहां भी सेम कंसेप्ट, हम एक फाइल बनाते थे और फाइल में लाइन बाय लाइन हम सारा डेटा को राइट, इसे लीनियर फाइल बोला। लीनियर एक एक करके लाइन बाय लाइन लिखते। तो सारा डेटा जो हम रैम में स्टोर करते थे वो रैम में ना होके फाइल में स्टोर हो रहा है। और फाइल कहां पे स्टोर्ड है सर, हार्ड डिस्क में। सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव कहां है, हमको वो हेडेक नहीं है, लेकिन मेरा हार्ड डिस्क में है, मेरा डेटा सेफ है, हम खुश हैं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरा काम तो हो रहा है। हमको तो परमानेंट स्टोरेज चाहिए था, परमानेंट स्टोरेज तो हमको दे दिया लीनियर फाइल। प्रॉब्लम कहां है, नाम क्या लिखे, लीनियर। लीनियर का मतलब लाइन बाय लाइन, एक के बाद एक। सपोज मेरे यहां अभी एट प्रेजेंट लगभग 50 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है, सब मिला के क्लास 8 से लेकर क्लास 12, 50 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है। तो 50 स्टूडेंट को अगर हम लाइन बाय लाइन एक फाइल में लिखें तो फाइल ज्यादा बड़ा नहीं हो, और अगर हम सर्च करना चाहें तो इट विल नॉट टेक मच टाइम, क्योंकि 50 रिकॉर्ड में सर्च करना इट्स नॉट अ बिग डील। जरा आपने स्कूल के बारे में सोचो, अगर आप डीएवी या हेमशिला, जो दुर्गापुर के भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिस स्कूल में हैं, अगर उसके बारे में सोचें तो सोचो कितना सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मोर देन 5000। करेक्ट। अगर हम कोई बड़ा बैंक या कोई बड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में सोचें, सोचो उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सोचने से भी डर लगता है सर, लैक्स में, लाखों में हो। ठीक है ना। तो इतना सारा रिकॉर्ड अगर हम एक फाइल में लिखें तो वो राइट भी करेगा एक के बाद एक, सर्च भी करेगा एक के बाद एक, कैलकुलेट भी करेगा एक के बाद एक। जस्ट इमेजिन करो कितना वक्त तुमको लगेगा इसके पीछे अगर एक एक करके सर्च करना है। पहले के जमाने में वो कैसेट आता था, मालूम है कैसेट, वो ब्राउन रील लगा हुआ गोल गोल घुमा के, साइड ए साइड बी कैसेट आता था गाना वाला। उसमें अगर मान लो तुमको तीसरा नंबर गाना सुनना है तो डैडी तुम थर्ड पे जंप नहीं कर पाते थे, तुमको फर्स्ट सेकंड को फास्ट फॉरवर्ड करके बढ़ाना पड़ता था, तब जाके तुमको थर्ड वाला गाना तुमको सुनने में मिलता था। याद है ना वो कैसेट, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, लेकिन एक कैसेट आता था गाना वाला। ठीक है। लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम के कारण लोगों ने क्या किया, सीडी का इन्वेंशन किया। सीडी में क्या, तुमको 13 नंबर गाना सुनना है, सीधे 1 3 दब के एंटर मार दो, सीधे 13 नंबर गाना प्ले कर। तुमको 1 2 3 4 करके 12 तक जाने की कोई जरूरत नहीं।
था ना ऐसा। तो यही प्रॉब्लम था लीनियर फाइल में कि एक एक करके, अगर हमको मान लो 2000 हमको 2000 रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो फालतू हमको 1 से 1999 तक फालतू हमको एक एक करके रीड करके 2000 तक जाना पड़ेगा। मतलब 2-3 मिनट को फालतू ऐसे बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर सर्च कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2000 में अगर सर 2 मिनट या 3 मिनट बैठा है, तो अगर 1 लाख के ऊपर रिकॉर्ड गया तो हमको अभी देंगे, हमको शाम को आंसर बोलेगा। दैट वाज द प्रॉब्लम विद लीनियर, जो कि डेटाबेस के साथ नहीं। ठीक है, लीनियर फाइल में एक और प्रॉब्लम था, एम्बिग्विटी। सर ये एम्बिग्विटी का मतलब, एम्बिग्विटी का मतलब द डेटा इज इनकंसिस्टेंट और द डेटा इज रिपीटेड। मतलब सर अगर मान ली, वही बोले, अगर मेरे पास छोटा फाइल है सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का, तो लाइन से लिखा हुआ हम देख लेंगे कि कोई रिकॉर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा है। सपोज अभिनव आनंद ने आज अभी आया, एनरोलमेंट किया, बोले कि सर मेरा नाम भी लिख लीजिए, हम उसका नाम लिख लिए। ठीक है, जब हम 2 या 3 दिन बाद सर्च कर रहे हैं, अभिनव आया था, उसका नाम लिखे कि नहीं हमको तो याद नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, खाता खोल के देखेंगे, हाँ सर 50 तो नाम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हम उसको सर्च कर लेंगे, हाँ अभिनव का नाम है, यस आई एम कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर मान लो ये अगर हमको 2000 या 3000 नाम में सर्च करना होता, तो 2000 नाम सर्च करना इज नॉट अ इजी टास्क। और अगर 1 लाख टास्क तो छोड़ दो, तो होगा ही नहीं 1 लाख नाम सर्च करना। तो एक एक करके अगर हम नाम सर्च करें, तो 2000 नाम में से हो सकता है हम अभिनव आनंद का नाम मिस कर जाए। लास्ट में हम फिर से एक बार अभिनव आनंद लिख दे, मतलब अभिनव आनंद का रिकॉर्ड 2 बार मेरे फाइल में आ गया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। इसको कहते हैं एम्बिगुअस डेटा, द डेटा इज रिपीटेड, इसको कहते हैं एम्बिगुअस डेटा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट का मतलब जो डेटा हम पुट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है ना, वो उस सिचुएशन में बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, मान लो हम फोन नंबर डाल रहे हैं, फोन नंबर डालते वक्त हमने क्या किया, फोन नंबर हम लोग सब मालूम है सर, फोन नंबर 10 डिजिट का एक नंबर होता है। ठीक है, हमने नंबर डालते वक्त गलती से 11 नंबर दे दिया, गलती से हड़बड़ी में 11 नंबर दे दिया। लीनियर फाइल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो चेक कर पाएगा कि मेरा वो 10 डिजिट दे रहे हैं या 9 डिजिट दे रहे हैं या 10 डिजिट दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, वो चेकिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डेटाबेस में क्या डेटा घुसेगा, कैसा डेटा घुसेगा, कितना बड़ा डेटा घुसेगा, सब कुछ हमको पहले से मेंशन करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हम बाई चांस ज्यादा बड़ा या छोटा नंबर देते हैं, तो हमको वो एरर जनरेट करेगा कि भाई आप ये नंबर नहीं दे सकते। तभी हम चेक करेंगे, पता चल जाएगा हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है, मतलब हमने कुछ गलत दिया। हम कोई डेटा नल नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ऐसा चीज हम कर सकते डेटाबेस के साथ, लेकिन लीनियर फाइल में ऐसा कोई हम सिस्टम नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई ये लीनियर फाइल में परमानेंट स्टोरेज का तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे एडवांटेज डिसएडवांटेज है जिसका हमको लीनियर फाइल छोड़ के हमको डेटाबेस का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ा। इसका डीबी फुल फॉर्म है डेटाबेस, करेक्ट। तो लीनियर फाइल से डेटाबेस में हम लोग चले। तो सबसे पहले डेटाबेस कौन सा था, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल मतलब एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये टेबल या ये डेटाबेस अपने में रिलेटेड है, अपने से ही सारा काम करेगा, और ये डेटाबेस अपने से रिलेटेड है, अपने से सारा काम करेगा। ये डेटाबेस कभी उसके साथ नहीं रिलेट करेगा, मतलब कोई डेटा शेयर नहीं करेगा, ये अपने में रहेगा, वो अपने में रहेगा। अगर हमको दोनों डेटा शेयर करना है तो दोनों का पहले रिजल्ट निकाल के मैन्युअली चेक करना पड़ता है कि दोनों में कौन कौन सा डेटा सेम है या कौन कौन सा डेटा शेयर्ड है। ऑटोमेटिक दोनों में शेयरिंग नहीं होता। तो ये तो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा दूर की सोचो। तुम लोग कॉलेज में गए, कॉलेज में एक पोर्शन है जहां पे तुम लोग का फीस का सारा एंट्री हो रहा है, उसका रिकॉर्ड्स अलग है। एक सेक्शन है जहां पे तुम्हारा सारा एग्जामिनेशन का कैलकुलेशन हो रहा है, वो सेक्शन अलग है। तुम अगर हॉस्टल लेवल करते हो वो सेक्शन अलग है। तो तुमको अलग अलग 3 डेटाबेस ना बना के तुम एक डेटाबेस में 3 टेबल बनाए और तीनों आपस में जोड़ दिए, रिलेट कर दिए, तो तुमको 3 बार खटने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर 3 अलग अलग डेटाबेस ही बनाते हो मान लो, तो अगर तुम तीनों को जोड़ सको तो बहुत सारा डेटा तुमको आपस में शेयर करने में मिल जाएगा। जैसे नेम, फादर्स नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ये तो सब में सेम रहेगा। तो एक डेटा को हम बार बार क्यों लिखें, हम एक डेटा को एक बार ही लिखेंगे
और ऐसे लिंक कर देंगे कि सब टेबल में आपस में वो डेटा शेयर कर सके, है ना। जब भी हम एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाए वो पहले ही चेक कर ले कि वेदर द फीस इज क्लियर्ड और नॉट। हम जैसे ही फीस चेक करने जाए वो देख ले कि हम कौन से सेम में है, उस प्रकार से हमको वो फीस कैलकुलेट करेगा। तो ये सब रिलेटेड होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, वेयर द टेबल्स और द डेटाबेस शेयर डेटा अमॉन्ग ईच अदर। दिस डेटाबेस वाज डिजाइन्ड बाय मिस्टर E.F. कॉल। इट वॉज डिजाइन बाय मिस्टर E.F. कॉल। इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। समझ में आया कि क्या है डेटाबेस, क्यों हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्या है इसका एडवांटेजेस। तो छोटा करके हम सारे इसका एडवांटेजेस लिख देते हैं, उसके बाद नोट्स में देंगे, उसमें तो सारा रहेगा, तुम रट्टा मारते रहना, लेकिन इसका एडवांटेजेस बोल दो। ठीक है, तो ये चार इसका मेन एडवांटेज है। पहला क्या लिखे, लार्ज स्टोरेज ऑफ डेटा। एक डेटाबेस में बहुत सारे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन एक बात है, डेटा मस्ट बी सिमिलर। ऐसा नहीं कि पहला रिकॉर्ड है स्टूडेंट के बारे में तो दूसरा रिकॉर्ड है स्प्लेंडर गाड़ी के बारे में। ठीक है ना, हमको अगर एक शोरूम चला रहे हैं तो हमको बाइक का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो ऐसा टेबल बना है जिसमें एक पहला में शोरूम के एम्प्लॉय का डेटा है, दूसरे में शोरूम के गाड़ी का डेटा है। ऐसा नहीं हो सकता। या फिर एक ऐसा स्कूल है जिसमें पहला रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, दूसरा रिकॉर्ड है टीचर का। ऐसा नहीं हो सकता। स्टूडेंट को अलग टेबल में रखना है, टीचर को अलग टेबल में रखना है। सिमिलर डेटा होना चाहिए पहला। दूसरा, क्विक एक्सेस, एक एक करके नहीं जाना पड़ेगा। हम जब मन तब एक जगह से दूसरे जगह डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। दिस इज डन बाय इंडेक्सिंग ऑफ डेटा। ये पढ़ेंगे हम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में, मतलब अगर कॉलेज वाले में जाएंगे तो। ये फिलहाल आप लोग का भी नहीं है। रिमूव्स एम्बिग्विटी और इनकंसिस्टेंसी। एम्बिग्विटी मतलब वही जो बोले कि रिपीटेड नहीं है, और इनकंसिस्टेंट मतलब डेटा जो डाल रहे हैं वो हम ये कंफर्म कर लेंगे कि माय डेटा इज वैलिड, गलत डेटा हम नहीं डाल रहे। एंड लास्ट वन इज सिक्योर्ड एक्सेस। सिक्योर्ड एक्सेस का मतलब कि जो हम डेटाबेस को एक्सेस करेंगे वो ये मेक श्योर कर लेगा कि वेदर आई एम ऑथराइज्ड टू एक्सेस द डेटाबेस और नॉट। हर डेटाबेस का अलग से हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, हर टेबल का अलग से हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि ये हम कंफर्म कर सके भाई ये आदमी ही सिर्फ इस डेटाबेस को छुएगा और कोई इसको नहीं छू पाएगा। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेसेस। करेक्ट। नाउ अब हम लोग डेटाबेस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानेंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहला चीज व्हाट आई टोल्ड, डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। है ना, ऐसा टेबल होता है। आप भी जब मान लीजिए ऐसा बनाए तो यहां लिखे ना, हेडिंग लिखेंगे रोल नंबर, नेम, क्लास, जेंडर, फोन, एड्रेस, ये वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारे देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला सीरियल नंबर 1 रोल नंबर फिर डेटा, यहाँ सीरियल नंबर 2 रोल नंबर फिर यहाँ डेटा, सीरियल नंबर 3 यहाँ रोल नंबर यहाँ डेटा। इस तरह करके हमारे टेबल एक बनाते हैं, एक टेबुलर फॉर्मेट में सारा डेटा स्टोर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द टेबल ऑफ अ डेटाबेस। एकदम ऐसा ही होता है टेबल, जिसमें ये जो हेडिंग देख रहे हैं आप, हेडिंग्स, दीज आर नोन एज कॉलम्स और फील्ड।
कॉलम्स और फील्ड्स। और जो डेटा आप स्टोर करते हैं एक एक, मतलब एक एक पूरा सेट ऑफ डेटा। अगर हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करें तो उसमें पूरा सेट स्टोर करना पड़ेगा। पूरा सेट का मतलब सर उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका क्लास, उसका जेंडर, उसका हाइट, उसका वेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरा एक सेट। ये नहीं कि आधा यहां स्टोर किया आधा बाद में स्टोर करेंगे, हमको पूरा सेट एक बार में स्टोर करना पड़ेगा। तो पूरा जो सेट आप स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड अ रो और कॉलम, सॉरी रो और रिकॉर्ड। ओके, डेटाबेस या फिर सिंपल अगर हम रिलेशनल डेटाबेस बोलें तो इस फील्ड का एक और नाम है, दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। एंड रिकॉर्ड्स आर नोन एज ट्यूपल्स। ठीक है, एंड दिस टेबल इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन इन केस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड को कहते हैं ट्यूपल, टेबल को कहते हैं रिलेशन, और फील्ड को कहते हैं एट्रीब्यूट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ फील्ड्स, एक टेबल में कितना सारा फील्ड है, मतलब कितना सारा हेडिंग है, रोल, नेम, क्लास, जेंडर, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ करके हम कितना सारा फील्ड बना सकते हैं। आप लोग जब कभी स्कूल में एडमिशन ले जाते हैं ना, पूरा लंबा फॉर्म देता है, दुनिया भर का चीज भरना पड़ता है उसमें, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये वो लचर, बहुत सारा, ढेर सारा। सो दीज आर नोन एज फील्ड्स। तो नंबर ऑफ फील्ड्स इन अ टेबल इज नोन एज डिग्री, डिग्री ऑफ अ टेबल, कि एक टेबल का कितना सारा हम एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। एंड नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल is known as cardinality. You all are familiar with this word. Why? Because you have all studied sets in maths. Class 11 में सेट पढ़ चुके हैं, सेट थ्योरी। तो सेट में कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। उसी प्रकार नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल इज नोन एज कार्डिनलिटी। समझ में आया? और नंबर ऑफ फील्ड्स इन ए टेबल इज नोन एज डिग्री। सही है। सो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले एक डेटा को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। कोई भी डेटा को रिकॉग्नाइज करने के पहले हमको चाहिए एक फील्ड। एक फील्ड मतलब कोई भी एक डेटा, चाहे वो मेरा नाम हो, चाहे मेरा रोल नंबर हो, चाहे मेरा फोन नंबर हो, कुछ भी, आई नीड अ फील्ड। तो द बेसिक थिंग व्हाट इज द हायरार्की, सबसे पहले स्टोर होता है एक फील्ड। करेक्ट। जब बहुत सारा फील्ड हम एक के बाद एक स्टोर करें तो क्या होगा? जैसे मेरा सिर्फ एक डेटा लिए, सिर्फ रोल नंबर, ठीक, ये एक फील्ड है। लेकिन हम रोल नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब लिए, बहुत सारे फील्ड लिए, तो बहुत सारा फील्ड मिलकर क्या बन जाएगा? एक पूरा सेट ऑफ डेटा। सेट ऑफ डेटा क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। तो फील्ड मिलके बनेगा एक रिकॉर्ड। वो मेरा रिकॉर्ड था। चलो हम पार्थिव का भी पूरा रिकॉर्ड लिए, तापस का भी पूरा रिकॉर्ड लिए, अभिनव का भी पूरा रिकॉर्ड लिए, सोमोदीप का भी पूरा रिकॉर्ड लिए, तो क्या होगा? बहुत सारा रिकॉर्ड मिलेगा लाइक दिस। बहुत सारा रिकॉर्ड जब एक साथ मिल जाए इट फॉर्म्स अ टेबल। और बहुत सारा टेबल जब एक साथ मिल जाए वी गेट अ डेटाबेस। और बहुत सारा डेटाबेस अगर जिसके अंदर स्टोर कर सके उसको कहेंगे डेटाबेस फाइल। तो ये है मेरा हायरार्की ऑफ स्टोरिंग डेटा। सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर डेटा एंटर करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ फील्ड। कलेक्शन ऑफ वेरियस फील्ड्स इज नोन एज अ रिकॉर्ड। Collection of various records is known as a table. Collection of various tables is database, and collection of various database is called a file. So this is how my tables are being stored or tables are being created. ठीक है? Now अब सवाल आता है, सर what are keys?
व्हाट आर कीज ऑफ ए टेबल? एक टेबल का की या चाबी किसे कहते हैं? व्हाट इज द की? चलिए एक्सप्लेन करते हैं। हमने आपको कहा ये क्विक एक्सेस, ये कैसे क्विक एक्सेस करता है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग सब ऑलमोस्ट सीबीएसई बोर्ड से क्लास 10 से 11 में आए। अब क्लास सीबीएसई का आप लोग सब उम्मीद है अपने से रिजल्ट चेक किए होंगे, मोबाइल पे हो, कंप्यूटर पे हो, जैसे भी हो। जस्ट बोलिए हर साल सीबीएसई का कितना स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर करता है? ऑलमोस्ट 5 लाख। उस 5 लाख स्टूडेंट में से जैसे आपने अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिया, आपका रिजल्ट आपके सामने उपस्थित हो। जरा सोचिए क्या कंसेप्ट लगाया होगा सीबीएसई कि 5 लाख रिकॉर्ड में, 5 लाख में भी मोर देन दैट, आई डोंट नो, लेकिन कम से कम 4 से 5 लाख कैंडिडेट तो हर साल अपीयर होता ही होता है। उस 5 लाख कैंडिडेट में से आपका सारा रिकॉर्ड निकालने में उसका हार्डली 5 से 10 सेकंड का समय लगा। 5 से 10 सेकंड का समय लगा। कैसे किया? कंसेप्ट बड़ा सिमिलर है। अगर आपका हम एक बुक दे दें, आपको थमा दे, इतना मोटा एक बुक दे दिए, मान लो मैथ्स का एक मोटा बुक आर डी शर्मा आपको थमा दिए और बोले कि भाई प्लीज ब्रिंग टेक आउट द मैट्रिसेस चैप्टर, मैट्रिक्स वाला चैप्टर आप निकालिए, बैठ के वही रोने लगेगा। क्यों? एक एक करके अगर आप पन्ना पलटा के देखें भाई मैट्रिसेस कहां है, मैट्रिसेस कहां है, सुबह से लेकर शाम हो जाएगा। इतना मोटा बुक आता है आर डी शर्मा। ऐसा तो लोग नहीं करते। हम क्या करते हैं सर? सबसे पहले हम कंटेंट्स में जाते हैं, वहां खोजते हैं कि मैट्रिसेस कौन से चैप्टर का है। अगर चैप्टर नंबर बोल दे चैप्टर 7, सबसे पहले चैप्टर 7, डायरेक्टली 7 में चले जाएंगे, उसका पेज नंबर देखिए, करेक्ट। अगर नहीं, अगर नंबर नहीं है तो नाम से सर्च करेंगे मैट्रिसेस कहां है, उसका पेज नंबर देखेंगे, फिर हम डायरेक्टली उस पेज नंबर में हम चले जाएंगे। यही कंसेप्ट यूज करता है डेटाबेस में। डेटाबेस क्या करता है? हर रिकॉर्ड का जितना भी डेटा सेव है, हर रिकॉर्ड का, हर रो का एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखता है, उसको इंडेक्स कहते हैं। जो कंटेंट्स इंडेक्स, जो हम लोग सेम बात बोले, एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन रखता है, पर्टिकुलर आईडी, वो यूनिक है, किसी के साथ मतलब वो मैच नहीं करे। अब वो क्या करेगा? उस आईडी का एक उसके पास हिसाब है कि ये आईडी इतने नंबर पे है, ये आईडी इतने नंबर पे है, ये आईडी इतने नंबर पे। तो जैसे हम एक सर्च करने के लिए दिए एक नंबर, वो देखा कि भाई ये आईडी कहां पे पड़ रहा है, अच्छा ये आईडी 5वें पेज पे पड़ा है, वो डायरेक्टली 5वें पेज पे चला जाए। बस समझ में आया? ऐसे कैलकुलेट दो, वो जो आईडी बोले जिससे कि हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल को खोज सके या आइडेंटिफाई कर सके, दैट इज नोन एज की ऑफ अ टेबल। की, चाबी। तो कितने प्रकार का मेरे पास कीज है? पहला है सर कैंडिडेट की, दूसरा है प्राइमरी की, तीसरा है ऑल्टरनेट की। इन सब के अलावा हमारे पास 2 और कीज हैं, एक कहते हैं कॉम्पोजिट की और फाइनली कहते हैं फॉरेन की। सर व्हाट आर दीज कीज नाउ? इतना सारा चाबी का नाम लग दिया, हम तो अपना चाबी भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैंडिडेट की। व्हाट इज अ कैंडिडेट? किसको कैंडिडेट कहते हैं? जैसे आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर, मतलब कितने सारे इंटरव्यू के लिए आए हैं, या फिर वोट होने जा रहा है तो हाउ मेनी कैंडिडेट, कि कितने के बीच में वोटिंग चलना है, ताकि हम उसमें से किसी एक को या 2 को चूज कर सकें। ये होगा ना कैंडिडेट का मतलब, कि भाई मेरे पास इतने सारे हैं जिसमें से हमको 1 या 2 को चूज करना। यही तो है कैंडिडेट की, कि एक टेबल में जितने सारे डेटा को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकें, या जिसका हम इस्तेमाल कर सके आइडेंटिफाई करने के लिए, दे आर नोन एज कैंडिडेट कीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक का रिकॉर्ड के अगर एग्जाम्पल लें, तो एक बैंक में आपको कितना सारा डेटा देना पड़ता है? अपना नाम देना पड़ता है, फादर्स नेम देना पड़ता है,
पैन नंबर देना पड़ता है, फोन नंबर देना पड़ता है, आधार नंबर देना पड़ता है, और उसके ऊपर से बैंक अलग से एक बैंक अकाउंट नंबर देता है। तो इतना सारा आपका पर्सनल डिटेल्स है। कितना सारा बोले? नेम, फादर्स नेम, फोन नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर एंड अ बैंक नंबर। चलिए फादर्स नेम को हटा देता हूं। आपका यूनिक नेम क्या क्या है? योर नेम, योर पैन, योर आधार, योर फोन एंड योर बैंक अकाउंट। सो दिस आर 5 डेटा विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई योर रिकॉर्ड। जैसे सोमोदीप गया बैंक में, अरे भाई हमको अपने बैंक का अकाउंट जानना, अकाउंट नंबर बोलिए। सर सेठ तो भूलेगा चाहिए। तो बैंक वाला क्या बोला? ठीक है फोन नंबर बोलूं। क्यों पूछा? कि अगर बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो कम से कम फोन नंबर तो होगा, उससे मैच करा लेंगे। सो द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द सेट्स या फिर ऑल द फील्ड जिससे हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च कर सके, दे आर नोन एज कैंडिडेट कीज। तो इतना सारा कैंडिडेट की है हमारे पास, करेक्ट। लेकिन एक टेबल क्या करेगा? इतना सारा की रखेगा सर्च करने के लिए? नहीं सर, वो तो सिर्फ एक ही की को रखेगा, दैट इज नोन एज प्राइमरी। वो कैंडिडेट कीज में से किसी एक की को वो उठा लेगा और उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। एक बैंक उसमें से सबसे पहले किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा? बैंक अकाउंट नंबर को, जो है अकाउंट नंबर बैंक तुमको प्रोवाइड कर। क्यों? क्योंकि सपोज सर मेरा पैन नंबर तो किसी से लिंक नहीं है, मेरा पैन नंबर तो सिर्फ मेरा अपना है, तो मेरा पैन नंबर भी तो बैंक यूज कर सकता था एज ए प्राइमरी की। पैन नंबर क्यों नहीं यूज किया? पैन नंबर यूज करने से क्या प्रॉब्लम है? तुम क्या उस बैंक में सिर्फ एक ही तरह का अकाउंट चलाओगे? सर सेविंग्स अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, एजुकेशन लोन अकाउंट होता है, होम लोन अकाउंट होता है, कितना सारा तरह का अकाउंट है। सो अगर तुम पैन नंबर दोगे तो तुम्हारा पैन नंबर किस अकाउंट के बारे में है? सेविंग्स के बारे में है या करंट अकाउंट के बारे में है या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में है? उसका तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम बैंक अकाउंट नंबर देते हैं तो वो पर्टिकुलर एक टाइप को रिकॉर्ड को रिफ्लेक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई उसने उसको चूज कर लिया। सो कैंडिडेट कीज में से हम जिस की को या जिस फील्ड को चूज करते हैं फॉर माई यूनिक आइडेंटिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। तो बाकी जो बच गया उसको क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट की। इसीलिए वो बोले बैंक में सबसे पहले बैंक वाला जाके क्या पूछेगा? आपसे फोन नंबर भी नहीं पूछेगा, पैन नंबर भी नहीं पूछेगा, आपका अकाउंट नंबर टकी। अगर आप अकाउंट नंबर नहीं बोल पाते, इन केस अकाउंट नंबर नहीं बोल पाते, अकाउंट नंबर कोई डिस्प्यूट है, तब जाके वो दूसरे फील्ड को कॉन्टेक्ट करें। दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट की। द कीज, ऑल द कैंडिडेट कीज माइनस द प्राइमरी की, कैंडिडेट कीज माइनस द प्राइमरी की इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट। समझ में आया? नाउ व्हाट इज कंपोजिट की? कंपोजिट की का मतलब क्या? कंपोजिट की का मतलब होता है जब सिर्फ एक डेटा देके हम रिकॉर्ड को सर्च नहीं कर पाते, हमको मोर देन वन रिकॉर्ड देना पड़ता है डेटा को सर्च करने के लिए। अगर आप में से कोई अगर डीएसपी एम्प्लॉय की अगर बेटा बेटी है, आपको समझ में आता, ये तब अच्छे से समझ में आएगा कि आप लोग का जो मेडिकल कार्ड है, मेडिकल कार्ड समझते हैं? मेडिकल कार्ड में हर क्या बोले, हर मेंबर ऑफ द फैमिली का अलग अलग वो मेडिकल कार्ड बनता है। जैसे मेरे घर में 5 मेंबर है, हम, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे पापा और मेरी मम्मी। पांचों का अलग अलग मेडिकल कार्ड है। पांचों का अगर आप नंबर देखें तो नंबर सेम है, 243162 है ना, मेरा ड्यूटी का आइडेंटिफिकेशन। तो अगर मान लो अगर कार्ड सर्च करने बोले कि भाई इस आदमी का कार्ड सर्च करने देखो ये वेदर ये कार्ड जेन्युइन है कि नहीं, तो अगर हम कार्ड नंबर पुट किए 243162 तो किसका कार्ड दिखा है? पांचों का कार्ड दिखा है। लेकिन हमको सिर्फ मेरे वाइफ का कार्ड का डेटा निकालना है। ये कैसे निकाले? कैसे होगा? तो जरूर उस 243162 मतलब मेरे एम्प्लॉय नंबर के बाद में भी हमको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा या ऐसा कुछ डेटा देना पड़ेगा जिससे कि मेरा कार्ड एंड शी इज माई वाइफ, मेरा नंबर के साथ शी इज माई वाइफ, उसका रिलेशन करके हम रिकॉर्ड को ला सकते, है ना। सो दिस कॉल्ड अ कंपोजिट की, मींस यू हैव टू प्रोवाइड मोर देन वन डेटा टू मैच अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड।
आप लोग सब तो मोस्ट ऑफ देम तो वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ना भी विधान से, यही चीज आपको सेम चीज पता करना पड़ेगा क्लास 12 के रिजल्ट में। जब आप रिजल्ट देने जाएंगे आपको दो अलग अलग चीज दिया जाएगा, रोल नंबर अलग से और स्कूल नंबर अलग से। आपको स्कूल नंबर रोल नंबर दो चीज पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट निकलेगा। बस समझ में आया? आप सिर्फ ना रोल नंबर पुट कर दिया आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्कूल नंबर रोल नंबर देना पड़ेगा और प्रूफ के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा। अगर ये तीनों मैच करेंगे तब जाके आपका रिकॉर्ड निकलेगा। सीबीएसई में कहते सिर्फ रोल नंबर दे दो और प्रूफ के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ दे दो, आपका काम हो जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल बोर्ड में अलग है, आपको अलग अलग देना पड़ता है, दो अलग अलग फील्ड। क्यों? बिकॉज दैट इज अ कंपोजिट। समझ में आया? तो व्हाट इज अ फॉरेन की? फॉरेन की का मतलब क्या होता है? फॉरेन की एक ऐसा की है जो किसी एक टेबल में प्राइमरी की है लेकिन दूसरे टेबल में प्राइमरी की नहीं है। बस समझ में आया? नहीं आया होगा सर, क्या डेफिनेशन बोले? इन इंग्लिश फॉरेन की इज अ टाइप ऑफ की which acts as a primary key in one table and non-primary key in second table। एग्जाम्पल से समझाते हैं। पहले ही बताए सर प्राइमरी की यूनिक है, इसको यूज करता है कंप्यूटर या डेटाबेस यूनिकली एक फील्ड को सर्च करने के लिए। अगर मान लिया जाए मेरे बैंक का अकाउंट नंबर है 162, मान लो मेरा ड्यूटी का नंबर बोल दिया 162 है, ये मेरा एक बैंक का अकाउंट नंबर। अगर हम स्टेट बैंक में बोले कि सर 162 अकाउंट नंबर का डिटेल्स बोलिएगा, तो जैसे वो 162 पुट करके एंटर मारेगा, किसका डिटेल्स निकलेगा? सर सिर्फ मेरा, बिकॉज ये 162 नंबर बैंक के अकाउंट में सिर्फ एक ही जन का है, दैट इज माइन, क्योंकि अब यूनिक है। अगर 162 नाम का 2-3 अकाउंट होता तो बर्बाद हो जाते हम अपने अकाउंट में पैसा भरने जाते, किसी और के अकाउंट में पैसा भर जाते। ऐसा नहीं होता। अकाउंट नंबर बैंक के रिकॉर्ड्स में यूनिक है, इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। करेक्ट? मींस अकाउंट नंबर इज द प्राइमरी की फॉर अ बैंक। क्लियर? अच्छा, अब बताइए मेरा वो बैंक का अकाउंट तो स्टेट बैंक के सारे एटीएम से रिलेटेड है ना? तो जब हम एटीएम में अपना पैसा निकालने जाते हैं, जनरली हम तो ये महीना खत्म होने वाला है, हम कैसे पैसा निकालते हैं? जनरली हमको महीना के शुरू में 10,000 रुपया से मेरा मोटा मोटी घर चल जाता है, बाद में लगे तो फिर देखा जाएगा। सो 10,000 जब निकालते हैं हम एक बार में निकालते हैं, क्यों? तब 2,000 का नोट निकाल देगा, वो दिक्कत होता है, बहुत खुजरा करते हैं। सो व्हाट आई डू, हम 2,000 करके या 1,500 करके 3-4 बार निकालते हैं, तब 500 का नोट देता है। बुद्धि लगाना पड़ता है भाई, क्या करें, घर गृहस्थी कैसे चलाना पड़ता है। सो हमने कितना बार एटीएम को यूज किया? 4 टाइम्स। हमने 4 बार कार्ड डाला और अलग अलग, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 1,500, कभी 2,500, ऐसे करके पैसे निकाले ताकि हमको 500 और 2,000 मिला के नोट मिले। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो अब बताइए मेरा जो अकाउंट नंबर है 162, वो उस एटीएम में कितना बार ट्रांजैक्शन किया? सर 4 बार। मतलब मेरा 162 अकाउंट नंबर उस एटीएम में 4 बार उसका एंट्री आया। 162 2,000, 162 3,000, 162 2,500, 162 1,500, 4 बार आया। वो क्या प्राइमरी की है? नहीं, वो सर प्राइमरी, क्यों? वो तो रिपीट कर गया। प्राइमरी की तो रिपीट नहीं करता है। बैंक के रिकॉर्ड्स में मेरा अकाउंट नंबर रिपीट नहीं करेगा, लेकिन एटीएम में तो कर ही सकता है। हम दिन में 10 बार निकाल सकते हैं, पूरे महीने में 20 बार निकाल सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? मेरा पैसा भाई हम जितना बार चाहे निकाले। मतलब बैंक के रिकॉर्ड्स में माय अकाउंट नंबर इज अ प्राइमरी की, लेकिन एटीएम के रिकॉर्ड्स में माय अकाउंट नंबर इज नॉट अ प्राइमरी की। उसका प्राइमरी की अलग होगा, लेकिन एटलीस्ट मेरा बैंक अकाउंट नंबर उसमें वो प्राइमरी की नहीं है। सो ये क्या है? फॉरेन की, एक ऐसा की जो एक टेबल में प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में नॉट प्राइमरी की है, इसी को कहते हैं फॉरेन। और इसको कहां यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन में। चलिए समझाते हैं नॉर्मलाइजेशन। बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इसको नॉर्मलाइजेशन। क्या है ये नॉर्मलाइजेशन? व्हाट इज दिस नॉर्मलाइजेशन ऑल अबाउट? Normalization means to break a large table into smaller tables to reduce ambiguity
और टू रिड्यूस इनकंसिस्टेंसी। मतलब सर अब समझाते हैं आपको वही एग्जांपल से कि मान लिया जाए डीएसपी के वो मेडिकल कार्ड्स के बारे में, ठीक है। मेरे घर में कितना सारा मेडिकल कार्ड है सर? 5। क्यों 5? मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे बेटे का, मेरी मम्मी का, मेरे पापा, 5 मेडिकल कार्ड, करेक्ट। दीपायन के घर में कितना मेडिकल कार्ड होगा? दीपायन के 3, दीपायन के फादर, दीपायन की मम्मी, दीपायन, और दीपायन का कार्ड अब कुछ दिन में खत्म भी हो जाएगा। जैसे वो 25 साल के ऊपर जाएगा उसका कार्ड लैप्स हो जाएगा, मतलब दीपायन के फादर के सिर्फ 2 ही कार्ड बचे। मान लिया जाए कोई एक ही एम्प्लॉय है, उसके फादर और मदर का अलग से कार्ड है, ठीक है, उसका दोबारा कार्ड नहीं बनेगा, वो नया एम्प्लॉय है, कितना कार्ड बनेगा? सिर्फ 1 कार्ड। ऐसा सिचुएशन मान लो किसी के 5 या 6 बच्चे हैं, ठीक है, मम्मी पापा भी बच्चे हैं, दादा दादी भी बच्चे हैं, उसके कितने सारे कार्ड बनेंगे सर? 9 या 10 कार्ड बनेंगे। मतलब किसी एम्प्लॉय का 3 कार्ड, किसी एम्प्लॉय का 2 कार्ड, किसी एम्प्लॉय का 4 कार्ड, किसी एम्प्लॉय का 1 कार्ड, किसी एम्प्लॉय का 9 कार्ड। ये क्या मजाक है सर? तो डीएसपी पगला नहीं जाएगा? कितना बड़ा टेबल बनाएगा? 5 कॉलम का टेबल बनाएगा या 4 कॉलम का टेबल बनाएगा या 9 कॉलम का टेबल बनाएगा? हो सके जस्ट आई एम नॉट बीइंग कम्युनल, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा अलाउड था हमारे कंपनी में कि फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसमें 1 से अधिक शादी अलाउड था, उनमें सारे बीवियों के सारे बच्चों के मेडिकल कार्ड अलाउड थे। मतलब सोचो कभी की मतलब किसी का 18 मेडिकल कार्ड भी बन सकता था, ठीक है। तब अब सोचो इसके तब जो टेबल बनाएगा तो बेचारा पागल हो जाएगा ना। अगर मतलब इतना बड़ा टेबल बनाए जिसमें 18 कॉलम ऐड कर सके, 18 नाम ऐड कर सके, तो जिसका 1 है उसका बाकी 17 फाका रहेगा, जिसका 2 है उसका 16 फाका रहेगा, मैक्सिमम को फाका ही रहेगा, खाली 1 या 2 जन के साथ 18 हो। मे भी ऐसा सिचुएशन आ जाए किसी की 3 बीवी है, 22 बच्चे हैं, तब उसका बाकी 4 कहां उठाएगा? ठीक है, प्रॉब्लम है सर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम टेबल को बड़ा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? टेबल को तोड़ देंगे 2 हिस्सा। कैसे सर? एक रिकॉर्ड रहेगा अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, मतलब एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी, ये वो वगैरह, उसका यूनिक, वो किसी के साथ मतलब मैच नहीं करेगा। और एक अलग से टेबल बना देंगे मेडिकल कार्ड को। अब उसमें एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री करेंगे? एम्प्लॉय नंबर के साथ इसको रिलेशन कर देंगे, रिलेट कर देंगे कि यहां जितना सारा हम एंट्री करेंगे एम्प्लॉय मेडिकल कार्ड का, वो मेरे इस एम्प्लॉय नंबर के साथ मैच करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, लिंक करना चाहिए। तो एक में वो यूज होगा एज ए प्राइमरी की, एक में यूज होगा एज ए नॉन प्राइमरी की या फॉरेन। तो हमने क्या किया? एक टेबल को, जैसे वही बैंक ही मान लो, हमने एक आदमी सारा महीना में 2 या 3 बार एटीएम से पैसे निकालता है, कोई 30 बार एटीएम से पैसे निकाल सकता है। और मेरी जैसे मेरे आदमी का हिस्सा देखो, वो तो वो एक पहला दिन 2 या 3 बार निकाला, उसका एटीएम का काम खत्म, वो निकालता ही हो ही सकता है, पॉसिबल। मेरी वाइफ का एटीएम, उसमें से खाली पैसा इनपुट होता है, निकलता कुछ नहीं है, कभी नहीं निकलता, कभी यूज ही नहीं करती एटीएम, रखा हुआ है तो 0। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो सारा रिकॉर्ड का एक टेबल में निकाल के एटीएम का अलग से टेबल बना दिया, ताकि जो जैसा यूज करे उसका वैसा एंट्री आएगा। और बैंक का अलग से टेबल बना दिया, और क्या क्या? दोनों टेबल का आपस में लिंक कर। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, दैट आई विल ब्रेक अ लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स and then I will relate that 2 tables with the help of a primary key and a foreign. So this is how my normalization is done, and this will save the database from being ambiguated. Repeat नहीं होगा डेटा, inconsistent नहीं होगा, किसी में 17 डेटा तो किसी में 3 डेटा तो किसी में 15 डेटा, किसी में 1 डेटा, ऐसा नहीं होगा। सबका एक सिमिलर पैटर्न में जाएगा। ठीक है, so this is how my normalization is done. So this is all our database concept कि क्या है डेटाबेस, कैसे डेटाबेस काम करता है। अब तुमको इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना है, जिसको हम लोग कहते हैं SQL, फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वो प्रोग्रामिंग शैल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसका हम लोग थ्योरी जो आज पढ़े हैं, इसको आप बढ़िया से देखिए कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कहीं भी अगर आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज feel free to contact me. You will be receiving notes on this chapter as soon as possible.
थैंक यू।